उदयपुर गांव में लंबोदर नाम का एक छोटे कद वाला नाटा आदमी रहता है। वो गांव की जिस गली में निकलता, लोग उसे देखते और उसका मजाक बनाते। अरे अरे, वो देखो, नाटा जा रहा है। कितना छोटा कद है इसका। हाँ हाँ, मेरा 6 साल का बेटा भी इसके कद से ऊंचा हो गया है और ये नाटा ही रह गया। नाम इसका लंबोदर है और है ये छोटे कद वाला नाटा। अरे भाई लंबोदर, कहाँ जा रहे हो? बच्चों के साथ स्कूल जा रहे हो क्या? बच्चे भी उस पर खूब हंसते हैं। बेचारा लंबोदर वहां से चुपचाप चला जाता है और एक फैक्ट्री में जाता है, जहां का मालिक उसे देखता है तो लंबोदर से कहता है, अरे अरे बेटा, तुम यहाँ कहाँ घुसे चले आ रहे हो? जाओ बेटा, स्कूल जाओ। अरे नहीं मालिक, आप गलत समझ रहे हैं। मैं बच्चा नहीं हूँ, मैं 28 साल का नौजवान हूँ। आपके पास काम मांगने आया हूँ। क्या तुम 28 साल के हो? हाँ मालिक, ये देखिए मेरा आधार कार्ड, इस पे मेरी उम्र लिखी हुई है। हाँ, आधार कार्ड पे तो तुम्हारी उम्र 28 ही है, पर तुम तो बच्चे लगते हो। तुम्हारा तो कद भी बच्चों वाला है। मालिक, मैं नाटा हूँ, छोटे कद वाला। मेरी ऊंचाई जब मैं 5 साल का था, उसके बाद बढ़नी बंद हो गई, इसीलिए मैं इतने ही कद का रह गया। मालिक, मुझे कोई काम दे दीजिए, बहुत मेहरबानी होगी आपकी। देखो लंबोदर, फिलहाल फैक्ट्री में अभी तो कोई काम है नहीं तुम्हारे लायक, और अगर हम तुम्हें रख भी लेंगे तो आए दिन पुलिस वालों का यहाँ आना जाना रहता है। वो तुम्हें देखेंगे तो हम पे बाल मजदूरी की धारा लग जाएगी और मेरी फैक्ट्री भी बंद हो सकती है। तो लंबोदर, मुझे माफ़ कर दो, तुम कोई और ही काम देख लो। लेकिन मालिक, अभी तो मैंने आपको अपना आधार कार्ड दिखाया। जब मेरे पास सबूत है कि मैं नौजवान हूँ, तो आप पे कोई धारा क्यों लगेगी? लंबोदर, तुम समझ नहीं रहे हो। यहाँ के इंस्पेक्टर से मेरी थोड़ी अनबन हो गई थी। उससे मेरी बिल्कुल नहीं बनती। उसे मुझे फंसाने का कोई बहाना चाहिए। वो ये भी साबित कर सकता है कि मैंने तुम्हारा आधार कार्ड 28 की उम्र का जाली बनवाया है। इसीलिए मैं किसी भी तरह का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मुझे माफ करो, अब तुम जा सकते हो यहाँ से। बेचारा लंबोदर निराश होकर वापस घर आ जाता है। लो, आ गए लाट साहब, मिल गई नौकरी। क्या हुआ बेटा, नौकरी नहीं मिली क्या? नहीं माँ, नहीं मिली नौकरी। मैंने अपना आधार कार्ड भी दिखाया, पर मेरे छोटे कद की वजह से सब मुझे बच्चा समझते हैं। मुझे कोई नौकरी नहीं देना चाहता। जानता था, मैं पहले से ही जानता था कि इसे कोई नौकरी नहीं मिलेगी। भला इस नाटे को नौकरी देगा भी कौन? बस हमारी ही छाती पर बोझ बनकर बैठेगा ये। तू मेरे घर से निकल क्यों नहीं जाता? जा, कहीं जाकर डूब मर, नाटा कहीं का। ये आप क्या बोले जा रहे हैं? वो हमारा बेटा है। आप अपने ही बेटे से ऐसा कैसे कह सकते हैं? इसी बात का तो अफसोस है कि ये नाटा मेरा बेटा है, जो किसी काम का नहीं, बस एक बोझ है मुझ पर। और ऊपर से इसके कारण पूरा गांव, इसके साथ साथ मुझ पर भी हंसता है कि मैं एक नाटे का पिता हूँ। ठीक है पिताजी,
अगर आपको मेरी वजह से समाज में शर्मसार होना पड़ रहा है तो मैं ये घर और ये गांव छोड़कर कहीं दूर चला जाता हूँ, हमेशा हमेशा के लिए। नहीं, ये तो क्या कह रहा है लंबोदर? तू कहीं नहीं जाएगा मुझे छोड़कर। नहीं माँ, मैं नहीं चाहता मेरी वजह से पिताजी को तकलीफ हो। मुझे जाने दो माँ, क्या पता शायद यही मेरी किस्मत में लिखा हो। नहीं नहीं बेटा लंबोदर, रुक जा बेटा, मत जा। लंबोदर नहीं रुकता, वह चला जाता है। ये क्या किया आपने? अपने ही बेटे को घर से निकाल दिया। आप इतने पत्थर दिल कैसे हो सकते हैं? बेचारा मेरा लंबोदर कहाँ जाएगा, कैसे रहेगा? एक बात कान खोलकर सुन लीजिए, अगर मेरे बेटे को कुछ हो गया तो मैं भी नहीं रहूंगी। फिर रहना आप अकेले इस घर में अपने अहंकार के साथ। लंबोदर एक पेड़ के नीचे लेटा सो रहा था। तभी वहां से दो डाकू गुजरते हैं और वो लंबोदर को पेड़ के नीचे सोता हुआ देखते हैं। अरे, ये बच्चा किसका है? इस सुनसान जगह पर अकेले पेड़ के नीचे सो रहा है। सरदार, चलकर इससे ही पूछते हैं। दोनों डाकू लंबोदर के पास जाकर उससे पूछते हैं। अरे बच्चे, कौन हो तुम? यहाँ इस सुनसान जगह पे अकेले क्या कर रहे हो? तुम्हारे माता पिता कहाँ हैं? तभी लंबोदर उन डाकुओं को अपनी कहानी बताता है। अच्छा, तो तुम बच्चे नहीं हो, 28 साल के नौजवान हो और तुम्हारे पिता ने तुम्हारे छोटे कद की वजह से तुम्हें घर से निकाल दिया है। हाँ डाकू जी, और मेरे छोटे कद की वजह से सब मुझे बच्चा समझते हैं और मुझे कहीं कोई काम नहीं देता, इसीलिए मेरे पिताजी मुझे एक बोझ समझते हैं। तभी दूसरा डाकू कुछ सोचता है और अपने सरदार से कहता है। सरदार, मेरे दिमाग में एक विचार आ रहा है। मैं सोच रहा हूँ क्यों न हम इसे अपनी गैंग में शामिल कर लें। इसके छोटे कद की वजह से सब इसे बच्चा समझते हैं। इस बात का हम फायदा उठा सकते हैं और इसकी वजह से हमारा काम भी आसान हो जाएगा और पकड़े जाने का भी डर नहीं रहेगा। तुम सही कह रहे हो, पर क्या ये हमारे साथ काम करेगा? करना ही पड़ेगा सरदार, इसके पास कोई और चारा भी तो नहीं है, इसे कोई और काम देगा भी तो नहीं। लंबोदर, तुम हमारे साथ काम करोगे? मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डाकू जी, पर मैं किसी के घर चोरी नहीं कर सकता, किसी को लूट नहीं सकता। मुझे माफ़ कर दीजिए डाकू जी, मैं ये सब नहीं कर पाऊंगा। मैं एक अच्छा और ईमानदारी का काम करना चाहता हूँ। ठीक है लंबोदर, अगर ईमानदारी का काम मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना ये रहा मेरा पता। ज़रूरत पड़े तो आ जाना, मेरे दरवाजे तुम्हारे लिए खुले रहेंगे। इतना कहकर दोनों डाकू वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह लंबोदर कई जगह काम मांगने जाता है, पर उसे कोई काम नहीं देता। लंबोदर काफी निराश होता है। कहीं काम नहीं मिल रहा, अब कहाँ जाऊंगा मैं? कैसे अपना पेट भरूंगा? एक आखिरी कोशिश और करके देखता हूँ, अगर काम मिल गया तो ठीक, वरना मैं डाकू गब्बर सिंह की गैंग में शामिल हो जाऊंगा। लंबोदर एक गांव में जाता है, जहां उसे एक बड़ा घर दिखाई देता है। लंबोदर उस घर में जाता है और उस घर का मालिक सेठ धनीराम होता है, जो उस गांव का मुखिया होता है। अरे अरे, कौन हो बेटा?
कहाँ घुसे चले आ रहे हो? सेठ जी, मेरा नाम लंबोदर है। मैं काम की तलाश में आया हूँ। मैं आपके घर का सारा काम कर दूंगा। झाड़ू, पोंछा, बर्तन और बाहर से सामान लाना, और मुझे खाना बनाना भी आता है। अरे वाह, इस छोटे से बच्चे को इतना सारा काम आता है। मुझे भी घर के कामों के लिए किसी की जरूरत है। जब से मेरा नौकर काम छोड़ के गया है, मैं बहुत परेशान हूँ। ए जी, इसे ही रख लीजिए ना काम पे। अरे भाग्यवान, थोड़ा सब्र रखो। मैंने तुमसे कहा था कि मैं घर के काम के लिए किसी को ढूंढ लूंगा, तो मुझे ढूंढने का थोड़ा समय तो दो। ऐसे किसी बच्चे को कैसे काम पे रख लूं? वो सब मैं कुछ नहीं जानती। मुझे जल्द से जल्द घर में काम के लिए एक नौकर चाहिए। आपको मेरी जरा सी भी चिंता नहीं है। इतना बड़ा घर है, इतना सारा काम होता है घर में। मैं अकेले सारा काम करते करते कितना परेशान हो जाती हूँ। आपको क्या, आप तो बैठे रहते हो अपनी पंचायत लिए। इतने दिनों से कह रही हूँ एक नौकर ढूंढ दो, न ढूंढ के देते हो, और जो आया है खुद से चलकर काम करने, उसे भी भगा रहे हो। अरे भाग्यवान, तुम तो एक बार शुरू हो जाती हो तो चुप होने का नाम ही नहीं लेती हो। ऐसे कैसे काम पे रख लूं? ये एक बच्चा है। अरे बच्चा है तो क्या हुआ? जब वो खुद कह रहा है कि उसे घर का सारा काम आता है और वो सारे काम कर लेगा, तो आपको उसे रखने में क्या तकलीफ है? सेठ जी, मेरी बात सुनिए। मैं बच्चा नहीं हूँ। मैं 28 साल का एक नौजवान हूँ। क्या तुम 28 साल के हो? पर तुम तो बच्चे दिखते हो। लेकिन किसी को यकीन कैसे होगा तुम बच्चे नहीं 28 साल के हो? बोलो। सेठानी जी, ये रहा मेरा आधार कार्ड। इस पे मेरी उम्र लिखी हुई है। देखा आपने, ये बच्चा नहीं है, बस नाटा है। अब तो रख लीजिए इसे काम पे। हाँ हाँ ठीक है, रख लेते हैं। पर हम तुम्हें क्या कहें, नाटा या लंबोदर? जैसा आपको ठीक लगे सेठ जी। देखो लंबोदर, काम तो करोगे, पर किसी प्रकार की हेरा फेरी अगर की तो तुम मुझे जानते नहीं हो। सेठ जी, मैं आपको शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। तो ठीक है, जाओ अपनी सेठानी जी की काम में मदद करो। और भाग्यवान, लंबोदर को उसका नौकर कक्ष भी दिखा देना। लंबोदर, ये रहा तुम्हारा कमरा। पहले अपने कमरे की सफाई कर लो, फिर पूरे घर की सफाई कर लेना। अब लंबोदर घर के सारे काम करता और उसका गुजारा चलने लगा। एक दिन, लंबोदर, ए लंबोदर, जरा मेरे लिए एक गिलास पानी ले आना। लंबोदर पानी लेकर आता है। तभी गांव का एक व्यक्ति भी रोते हुए मुखिया के पास आता है। मुखिया जी, मुझ गरीब पे रहम कीजिए मालिक। मेरी जमीन मुझे वापस कर दीजिए। मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। अरे ये रोना धोना बंद करो मेरे सामने मनोहर। मैं तुम्हें पहले ही इतनी मोहलत दे चुका हूँ। अब और कितनी मोहलत दूं? समय की एक सीमा होती है। मैं कुछ नहीं कर सकता। अब जाओ यहाँ से, मेरा समय खराब मत करो। बेचारा मनोहर निराश होकर चला जाता है। लंबोदर, पानी लेकर खड़े ही रहोगे या पिलाओगे भी? जी मालिक, ये लीजिए। मालिक, वो आदमी बेचारा कितना परेशान था। उसके पास उसका खेत नहीं रहेगा तो उसके परिवार का गुजारा कैसे होगा? आप उसे थोड़ा समय और दे देते। नौकर हो, नौकर की ही हैसियत से रहो लंबोदर। अब मैं एक नौकर की सलाह पे काम करूंगा।
मुझे क्या करना है मुझे अच्छे से पता है। तुम अपना काम करो। कहाँ जा रहे हैं आप मालिक? गांव के लोगों से मिलने जा रहा हूँ। कुछ काम है मुझे। मालिक, कुछ ही देर में आपकी दवा का समय हो जाएगा, इसलिए मैं भी आपके साथ चलता हूँ। लंबोदर सेठ धनीराम के साथ ही गांव में जाता है और वह देखता है सेठ धनीराम अपने ही गांव के लोगों को डराता धमकाता है। कान खोल कर सुन लो तुम सब। सेठ धनीराम हूँ मैं, इस गांव का मुखिया। मैं जो कहूँगा तुम सबको करना होगा। अगर मेरे खिलाफ कोई गया तो वो मुझसे बच नहीं पाएगा। तुम सब की जमीनों के कागजात मेरे पास हैं। मालिक, हमारी जमीन पे आप क्या करने वाले हैं? जब मैं तुम सबको अपनी फैक्ट्री में काम पे रखा हुआ हूँ और हर महीने तनख्वाह भी देता हूँ, तो तुम्हें जमीन की चिंता क्यों है? जमीन का क्या करोगे? बोलो। और अगर जमीन ही चाहिए तो लाओ, मेरा कर्जा अभी वापस करो। बेचारे सभी गांव वाले चुप रह जाते हैं और कोई सेठ धनीराम से कुछ नहीं कह पाता। घर वापस आने के बाद लंबोदर अपने नौकर कक्ष में सोचता है, आखिर सेठ जी ने गांव वालों की जमीन अपने पास क्यों रख रखी है? और वो गांव वाले सेठ जी से ऐसा क्यों पूछ रहे थे कि सेठ जी गांव वालों की जमीन का क्या करेंगे? लंबोदर ये सब सोच ही रहा था कि मुखिया की पत्नी उसे आवाज देती है, लंबोदर, ए लंबोदर। जी मालकिन, आया। जी मालकिन, बताइए। ये पैसे और सामान की लिस्ट है, बाजार से ये सारा सामान ले आओ जल्दी। और हाँ सुनो, झोला लेके जाना और झोले में ही सारा सामान लेके आना। ऐसे पॉलीथीन दिखाते हुए मत लाना सामान, लोगों की नजर लग जाती है। ठीक है मालकिन, मैं झोला लेकर जाता हूँ। पिछली बार झोला लेकर जाना भूल गया था। लंबोदर झोला लेकर बाजार जाता है और सब्जियां और सारा सामान खरीदने के बाद वापस लौटते हुए मंदिर के पास लंबोदर की नजर डाकू गब्बर पे पड़ती है, जो गरीबों को खाना खिला रहा होता है। अरे, ये तो डाकू गब्बर सिंह है। ये यहाँ क्या कर रहा है? लंबोदर गब्बर सिंह के पास आता है। डाकू गब्बर सिंह, मुझे पहचाना? अरे लंबोदर, चुप रहो। इतनी जोर से मुझे डाकू गब्बर सिंह मत कहो। हमें यहाँ कोई नहीं जानता। ये मेरा गांव है। यहाँ सब मुझे दयाराम और इसे मायाराम के नाम से जानते हैं। तभी एक गरीब आदमी दयाराम के पास आता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दयाराम जी। आप न होते तो मैं अपने बच्चे को कभी नहीं बचा पाता। अगर आज मेरा बेटा जीवित है तो सिर्फ आपकी वजह से दयाराम जी। आप धरती पर भगवान का रूप हो दयाराम जी। अरे नहीं भाई, ऐसा मत कहो। मैं बस एक मामूली इंसान हूँ और मुझे इंसान ही रहने दो। मैं कोई भगवान नहीं, मैं तो बस इंसानियत का फर्ज निभा रहा हूँ। और तुम चिंता मत करो, मैं जल्द से जल्द सेठ धनीराम के पास से तुम सब गांव वालों की जमीन के कागजात वापस लेकर ही रहूंगा। वह गरीब आदमी चला जाता है। लंबोदर को कुछ भी समझ नहीं आता। इतना क्या सोच रहे हो लंबोदर? मैंने जो अभी देखा, मैं आश्चर्य में हूँ। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। आखिर तुम हो कौन? और तुम अभी किस सेठ धनीराम की बात कर रहे थे? मैं उसी सेठ धनीराम की बात कर रहा हूँ जिसके घर में तुम नौकरी करते हो लंबोदर। इस दुनिया में जो दिखता है वो सच होता नहीं,
और जो सच होता है वो दिखता नहीं। जैसे तुम्हें लगता है कि तुम सेठ धनीराम के घर पे ईमानदारी का काम करते हो, पर सच ये है कि तुम एक असली डाकू के घर में काम करते हो जो अपने ही गांव के लोगों को लूटता है। लेकिन मैं आपकी बात कैसे मानूं दयाराम जी? माना मेरे सेठ जी थोड़े कड़क हैं, पर वो लोगों का भला करते हैं। उन्होंने गांव वालों को अपनी फैक्ट्री में काम दिया है। लंबोदर, तुम बहुत नादान हो, भोले हो। तुम्हें क्या लगता है सेठ धनीराम ने तुम्हारे अच्छेपन की वजह से तुम्हें अपने घर पे काम पे रखा है? और तुम्हारा सेठ बहुत दयावान और बहुत अच्छा है। सेठ धनीराम ने तुम्हारे भोलेपन का फायदा उठाया है। लंबोदर, अनजान होते हुए भी उसने तुम्हें काम पे क्यों रख लिया? दरअसल वो तुम्हें पहले से ही जानता है, बस तुम ये बात नहीं जानते। और हाँ, उसने गांव वालों को फैक्ट्री में काम पे क्यों रखा है, पता लगाओ तो तुम्हें ये भी पता लग जाएगा। अच्छा, मैं चलता हूँ, बहुत देर हो गई है, मालकिन गुस्सा करेंगी। लंबोदर सामान लेकर घर आ जाता है। तभी मालकिन गुस्से में, कहाँ मर गया था लंबोदर के बच्चे? यहाँ सब मेहमान बैठे हैं, मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूँ। सामान लेने किसी दूसरी दुनिया में चला गया था क्या बेवकूफ? मालकिन, वो मैं। अब ये बकरी की तरह मैं करना छोड़ और जल्दी से किचन में जाकर मेहमानों के लिए नाश्ता बना। इतनी देर से मेहमान बैठे हैं, मेहमानों से मेरी बेइज्जती कराएगा ये, नाटा कहीं का। लंबोदर बेचारा डांट खाने के बाद नाश्ता बनाने किचन में जाता है और मेहमानों के लिए नाश्ता बनाकर मेहमान कक्ष की ओर लाता है। तभी वो देखता है, अरे, ये तो मेरे गांव उदयपुर के मुखिया जी हैं, ज्ञानदास जी। ये यहाँ कैसे? तभी लंबोदर चुपके से उनकी बातें सुनता है। अरे ज्ञानदास जी, भला गांव में इतनी किसी की हिम्मत भी है कि वो आकर मुझसे अपनी जमीन के कागजात मांग सके? वो सब मूर्ख और डरपोक हैं। मैंने सभी को थोड़े थोड़े पैसे देकर उस पे भारी ब्याज लगा दिया, जिसे वो तो क्या उनके बच्चे भी नहीं चुका पाएंगे। और मैंने उनकी जमीनों को हड़प लिया और अब उस जमीन पे भी मैं एक और बड़ी शराब की फैक्ट्री डालूंगा और ये सब मेरी इन फैक्ट्रियों में कम पैसों में मजदूरी ही करेंगे और मुझे खूब ढेर सारा मुनाफा होगा। ये सब बातें सुनकर लंबोदर चौंक जाता है। तभी मालकिन लंबोदर को नाश्ता लेकर खड़ा देखती है। ए लंबोदर, नाश्ता लेकर खड़ा ही रहेगा क्या? लंबोदर नाश्ता मेज पर रखकर जाने लगता है। अरे लंबोदर, कैसे हो? तो तुम यहाँ नौकरी कर रहे हो? जी मुखिया जी, मैं यहाँ नौकरी कर रहा हूँ। मुखिया जी, मेरे माता पिता तो ठीक है ना? हाँ हाँ लंबोदर, तुम्हारे माता पिता बिल्कुल ठीक हैं। तुम यहाँ आराम से नौकरी करो, परेशान मत होना। मैं हूँ ना पूरे गांव का ख्याल रखने के लिए। हा 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 हा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद मुखिया जी। लंबोदर के जाने के बाद धनीराम जी, आपने यहाँ अपना रौब जमा रखा है और मेरे गांव उदयपुर में मैंने अपना। अब इस लंबोदर को ही देख लो, ये अपना घर छोड़ के क्या आया। मेरे लिए ये और भी अच्छी बात हो गई। मैंने इसकी सारी जमीन और इसके घर के कागजात सब अपने पास रख रखे हैं। समय आने पर उन दोनों को मैं धक्के मारकर बाहर निकाल दूंगा। तब तक तुम इसे अपने घर पर ही नौकर बना के रखो। फिक्र मत कीजिए ज्ञानदास जी,
आपके कहने पर ही तो मैंने इसे अपने पास काम पे रख लिया। और इस बेवकूफ नाटे को लगता है कि हमने इस नाटे को इसकी अच्छाई पे अपने घर पे काम पे रख लिया है। वैसे देखा जाए तो ये बेवकूफ नाटे को काम पर रखने में फायदा ही हुआ है। इसकी इतनी बड़ी जमीन हमारे हाथ लग जाएगी और हमें हमारे इशारे पर नाचने वाला कम पैसों का एक नौकर भी मिल गया है। इस लंबोदर की जमीन काफी बड़ी है और इसके बाप ने इसे नाटा होने की वजह से जो इसे घर से निकाल दिया, उससे हमारा रास्ता और भी साफ हो गया जमीन पाने का। और उन दोनों को तो मैं आसानी से निकाल दूंगा उनके घर से। लेकिन अगर ये लंबोदर वापस अपने घर आ जाता तो थोड़ा मुश्किल हो जाता जमीन हड़पना। इसीलिए मैंने आपसे इसे काम पे रख लेने को कहा था धनीराम जी। लंबोदर उन सभी की बात को चुपके से खड़ा सुन रहा होता है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। हे भगवान, ये मैंने क्या कर दिया? जरा सी बात पे मैं घर छोड़ के आ गया। पता नहीं किस हाल में होंगे मेरे माता पिता। डाकू गब्बर सिंह ने सही कहा था, शराफत का मुखौटा पहने असली डाकू तो ये लोग हैं जो सरेआम गांव वालों को लूट कर उनका खून चूस रहे हैं। लंबोदर चुपके से सेठ धनीराम के घर से निकलकर डाकू गब्बर सिंह के पते पर पहुंच जाता है और उससे सारी बात बताता है। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था लंबोदर, पर तुम्हें मेरी बातों पर यकीन कहाँ था। मुझे माफ कर दो, मैंने आपको समझने की कोशिश भी नहीं की। मैं तो बस एक ईमानदारी का काम करके अपने जीवन का गुजारा करना चाहता था और अपने पिता को दिखाना चाहता था कि मैं भी कुछ कर सकता हूँ। पर मुझे क्या पता था कि मेरे जाने से मेरे माता पिता को पैसों और जमीन के भूखे ये लालची सेठ लूट खाएंगे। सरदार, ये समय ये सब सोचने का नहीं है। अब इन लालची सेठों को सबक सिखाना ही होगा, वरना ये दोनों लालची सेठ इन दोनों गांव के सभी लोगों को बर्बाद कर देंगे। हाँ मयाराम, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अगर हमें इन दोनों सेठ के पास से सभी गांव के लोगों की जमीन के कागजात मिल जाएं, फिर ये दोनों सेठ कुछ भी नहीं कर पाएंगे। मुझे पता है, इन दोनों सेठों के घर की सारी जानकारी है मुझे, क्योंकि सेठ धनीराम के घर पे तो मैंने नौकरी की है। मुझे उसके घर का कोना कोना पता है। और दूसरा सेठ ज्ञानदास जो मेरे ही गांव का है, उसके घर पे भी मैं कई बार पिताजी के साथ काम से जा चुका हूँ। मुझे अच्छी तरह पता है इन लोगों ने गांव वालों के जमीन के कागजात कहाँ छुपा रखे हैं। तब तो ये काम तुम्हें ही करना होगा लंबोदर। लेकिन अगर मैं वेश बदल कर भी जाऊंगा तो भी मेरे छोटे कद की वजह से सब मुझे पहचान लेंगे। इसका उपाय है मेरे पास। इसके बाद उसी रात सेठ धनीराम के घर में पूरे कपड़े से ढका हुआ एक लंबा डाकू घुसता है और कागजात चुराकर जाने लगता है। तभी सेठ धनीराम की पत्नी उसे देख लेती है। आ भूत! तभी सेठानी की आवाज सुनकर सेठ धनीराम भी आ जाता है और उसे कागजात लेकर जाते हुए देख लेता है। अरे ये क्या? ये कौन है जिसकी टांगे इतनी लंबी हैं? इसके पास तो बंदूक भी है। इसका मतलब ये कोई लंबी टांगों वाला डाकू है। मैं लुट गया, बर्बाद हो गया। गांव वालों की जमीन के सारे कागजात ले गया ये डाकू। अगले दिन सुबह सेठ धनीराम सारी बात सेठ ज्ञानदास को बताता है। लंबी टांगों वाला डाकू? ऐसा कौन नया डाकू आ गया है? डाकू गब्बर सिंह को तो हम सब जानते हैं, पर ये लंबी टांगों वाला नया डाकू कौन आ गया? ज्ञानदास जी, वो मेरे घर से गांव वालों की जमीन के कागजात चुरा कर गया है। कहीं ऐसा तो नहीं वो आपके घर पे भी जाकर
आपके पास जो कागजात रखे हैं उन्हें भी आज रात चोरी करने आए। अगर ऐसा है तो हम उस लंबी टांगों वाले डाकू को छोड़ेंगे नहीं धनी राम जी। मैं सारे गांव वालों को बुलवा लेता हूँ। मेरे सारे गांव वाले मेरी बात मानते हैं। सब मिलकर मार मार कर उस डाकू का भर्ता बना देंगे। अरे सुनती हो लंबोदर की माँ, आज रात सभी लोग हमारे गांव के मुखिया ज्ञानदास जी के घर लाठी लेकर इकट्ठा हो रहे हैं। क्यों, क्या हुआ है जी? सुना है कोई लंबी टांगों वाला डाकू आ सकता है डाका डालने, क्योंकि पास के गांव मुखिया धनी राम जी के घर पे उस लंबी टांगों वाले डाकू ने चोरी की है। ए जी, मैं भी आपके साथ चलती हूँ। यहाँ मैं अकेली रहूंगी, मुझे तो डर लग रहा है। सभी गांव वाले लाठी लेकर ज्ञानदास के घर में छुपे होते हैं। तभी लंबी टांगों वाला डाकू चुपके से ज्ञानदास के घर आकर कागजात चुराकर जाने लगता है कि सभी गांव वाले और दोनों सेठ लाठी लेकर उसके सामने खड़े हो जाते हैं। तुझे क्या लगा था डाकू, तू मेरे घर से इतनी आसानी से चोरी करके जा सकेगा? मारो इसे सब मिलकर। जैसे ही गांव वाले उसे मारने चलते हैं, डाकू अपने ऊपर से कपड़ा हटा देता है और सभी देखकर चौंक जाते हैं कि लंबी टांगों वाला डाकू कोई और नहीं बल्कि उसी गांव का नाटा लंबोदर होता है। अरे ये तो नाटा लंबोदर है, इसने चोरी करना शुरू कर दिया। लंबोदर तुम्हारी टांगे इतनी लंबी कैसे हो गईं? इसका मतलब तुमने ही मेरे घर पे भी चोरी की है। नमक हराम, मैंने तुझे अपने ही घर पे नौकरी दी और तूने हमारे ही घरों पर डाका डाल दिया। बंसीलाल, ये सिखाया है तुमने अपने बेटे को? क्या अमीर लोगों के घरों में डाका डालने के लिए तुमने इसे अपने घर से बाहर कर दिया था, या तुम भी इसमें मिले हुए हो? इस नाटे को तो हम सब शरीफ समझते थे, पर ये तो एक डाकू निकला। मारो इसे सब। तभी एक आवाज आती है, रुक जाओ, कोई उसे नहीं मारेगा। सभी देखते हैं सामने दो पुलिस वाले और साथ दयाराम और मयाराम भी होते हैं। इंस्पेक्टर साहब, अच्छा हुआ आप सही समय पर आ गए। ये देखिए, ये डाकू मेरे घर में डाका डालने आया था। गिरफ्तार कर लीजिए इसे। गिरफ्तारी तो होगी, लेकिन असली डाकुओं की। मुझे सबूत मिल गए हैं, मुझे सब पता है कौन शरीफ है और कौन असली डाकू। ज्ञानदास जी। क्या मतलब है आपका इंस्पेक्टर साहब? ओह धनी राम जी, आप भी यहीं पर हैं? अच्छा हुआ। मेरे साथ खड़े इन दोनों को जानते हैं आप? हाँ हाँ जानता हूँ, ये मेरे गांव के दयाराम और मयाराम हैं। और यही डाकू गब्बर सिंह भी है। क्या ये डाकू गब्बर सिंह है? हाँ धनी राम जी, पर इसने आज तक कभी किसी गरीब को नहीं लूटा, बल्कि गरीबों का भला किया है। इन दोनों ने लंबोदर के साथ मिलकर तुम दोनों सेठों के खिलाफ काफी सबूत इकट्ठे किए हैं। वो सारे सबूत मेरे पास हैं। लंबोदर ने ये डाका मेरी निगरानी में ही डाला है, गांव वालों की जमीन के कागजात इकट्ठे करने के लिए। पुलिस धनी राम, उसकी पत्नी और ज्ञानदास को गिरफ्तार कर लेती है। लंबोदर, ये सारे जमीन के कागजात सभी गांव वालों को बांट दो। इस तरह सभी को उनकी जमीन वापस मिल जाती है। भाई लंबोदर, अगर तुम न होते तो हमें तो पता ही नहीं चलता कि हमारी जमीन हमारे पास है ही नहीं। इसका मतलब उस दिन इस मुखिया ने हम सबसे हमारी जमीन के कागजात पे अंगूठे लगवाए थे। हमें माफ कर दो लंबोदर, हमने तुम्हें हमेशा नाटा कहकर तुम्हारा मजाक उड़ाया और तुमने हमारे लिए इतना कुछ किया, पर तुम अचानक इतने लंबे कैसे हो गए? तभी लंबोदर अपनी नकली टांगे अलग कर देता है
जिसे देख सभी हंसने लगते हैं। आज से हम सभी गांव वाले लंबोदर भैया को अपने गांव का नया मुखिया चुनते हैं। सभी गांव वाले लंबोदर को मुखिया चुन लेते हैं और लंबोदर का पिता बंसीलाल भी लंबोदर से बहुत खुश होता है। चल बेटा, अपने घर चल।